वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी डेट है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर्स हैं हमारे, इन पे कॉल करके आप पीडीएफ की भी जानकारी ले सकते हो। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये है उसका साफ एक लिंक। टेलीग्राम से ये होगा कि जितने भी अपडेट्स है, जितने भी वन लाइनर्स करंट अफेयर होते हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। आज के करंट अफेयर है हमारे पास, ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बैलेंस करने की पॉलिसी। फिर है वेस्ट एशिया में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट आ रखा है बहुत बड़ा। फिर सेमीकंडक्टर के ऊपर और हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट, और 2 क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि बैलेंसिंग पॉलिसी के ऊपर हम देख लेते हैं। बैलेंसिंग पॉलिसी अभी अभी आपको भी पता है कि इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, ज्यूज और अरब के बीच में, इतना पुराना वॉर ये चल रहा है, जो इसकी हमने समझा भी था इस वॉर को। तो अब इसमें क्या हुआ है कि इंडिया कैसी पॉलिसी अपना रहा है। इंडिया देखो, इंडिया कभी भी टेररिज्म का सपोर्ट करेगा ही नहीं, और साफ साफ इंडिया ने यहाँ पर जो है इजराइल को अपना समर्थन दिया ही दिया है। आपने भी पढ़ा है, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल करके है। वो बात अलग है कि मतलब ये हमने काफी ज्यादा न्यूज में देखा है। इंडिया का कंसर्न ये है हमेशा से कि अपने यहाँ से बहुत सारे इंडियंस हैं जो इजराइल में है अभी। ठीक है, तो वहां पर इजराइल और इंडिया, मतलब इंडिया ने बेसिकली ज्यादातर ये एक सॉल्यूशन दिया है कि 2 स्टेट क्रिएट कर दो। ठीक है, वो जो स्टेट्स है ना वो 2 क्रिएट कर दो, क्योंकि अपने यहाँ पर भी हमने इस तरीके से किया ही है। हमने भी तो यहाँ पर ऐसे, जब उत्तराखंड और यूपी का हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हुआ, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा 2 स्टेट सॉल्यूशन निकल पाता है तो इंडिया उसके लिए जो है वो बोला है कि हमें यहाँ पर इस चीज से कोई मनाही नहीं है, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। भारत की बहुत सारी स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, हिमाचल, गोवा, इन्होंने भी यही बोला है कि भाई हमारे जो सिटीजन्स वहां पे रह रही हैं उनकी सेफ्टी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और साथ ही साथ इंडिया ने पहले फलस्तीन का भी जो है सपोर्ट किया है। और कई बार ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट भी वोट किया है और फलस्तीन के पार्टीशन के अगेंस्ट भी वोट किया। तो ऐसा नहीं है कि हम फलस्तीन का हमेशा से पार्टीशन चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि हम लोगों ने ये देखा है कि जिसके साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे हैं, जो यहाँ पर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको हम लोग यहाँ पे सपोर्ट अपना दिखाए। साथ ही साथ इंडिया ने इसराइल को जो है वो 1992 में रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, हमारे रिलेशन भी अच्छे होने शुरू हो गए थे तब से। तो बस बात यही है कि बैलेंस करके चल रहा है इंडिया, ये नहीं है कि केवल इजराइल नहीं, वैसे ज्यादातर जो झुकाव चल रहा है वो इजराइल की तरफ है। ठीक है, इंडिया जो है वो स्टैंड्स विद इजराइल, यहाँ पर एक स्टोरी है, राइट। तो इस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर बैलेंसिंग पॉलिसी को अपनाया है और ये भी बोला है कि टेरर में यहाँ पर इंडिया को इजराइल पे प्रेशर डालना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी न्यूज आ रही थी कि इजरायली सिटीजन्स का जो हो रहा है हमास द्वारा यहाँ पर, हमारी तरफ से जो मोदी जी हैं उन्होंने तो ट्वीट करा था कि इजराइल के साथ हम सपोर्ट में हैं, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने ये बोला था कि हम टेररिज्म को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये बात भी बोली गई थी, इसलिए इंडिया जो है वो सपोर्ट में भी है वहां पर। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी सेम बात कही थी कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ही रहना चाहिए। बाकी हमास जो है उन्होंने 1300 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एक तरह से गला काट दिया है उनका, उस रीजन में बहुत बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो रखी है। ठीक है, पहले के टाइम पे हम सब फलस्तीन के साथ में थे, पहले के टाइम 1947 के समय में। लेकिन अब आज के समय की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आज के समय में हम लोग
सपोर्ट करते हैं इसराइल को। तो इस तरीके से ये एक पूरी पॉलिसी है इंडिया की, इसको याद रखिएगा। करंट कॉन्फ्लिक्ट भी आप जानते हैं, हमास ने इसराइल पे लॉन्च कर दिए थे अटैक, उसके बाद फिर रिटेलिएट करते हुए इसराइल ने यहाँ पर करा। इंडिया ने भी हमास को ही ब्लेम किया है कि शुरुआत का यहाँ पर वायलेंस उन्होंने करा, टेररिज्म भी उन्होंने ही करा। इसराइल के डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स के ऊपर इंडिया ने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए, फलस्तीनियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसराइल और फलस्तीनिया के साथ जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, दोनों ही जगह पर डेथ ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं कि एक केवल एक इसराइल में हो रही है, केवल हमास के साथ हो रही है। राइट, गाजा से अटैक किया इसराइल पे, 5,000 रॉकेट लॉन्च करे एक साथ। इसराइल ने काउंटर अटैक करा गाजा पर, और वहां पे भी जो है फलस्तीनियों की फिर डेथ हुई। वही बात होगी ना, एक जगह से दूसरी जगह पे बल का उपयोग करोगे तो दोनों की दोनों जगह यहाँ पे नुकसान होगा। तो वैसे इंडिया और इसराइल के रिलेशंस यहाँ पर काफी पुराने हैं। अब तो 1992 से बहुत अच्छे होने शुरू हुए, पिछले 20 से 25 सालों के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस होने शुरू हो गए हैं। और विजिट भी करी है दोनों कंट्रीज ने, हाई लेवल विजिट्स भी करते हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं। इवन वहां का एक जो पोर्ट है, वो पोर्ट हाइफा के नाम से है, वो अडानी ग्रुप ने एक्वायर करा है। इसराइल का ही है, याद रखिएगा, इसराइल न्यूज में है, तो मैंने सोचा कि इस पोर्ट का नाम भी बता दूं बिकॉज ये न्यूज में है। ठीक है, आगे के लिए यही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन वो तैयार है कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में अगर टू स्टेट का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इसराइल फलस्तीन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो ऐसे निकाल दो। सॉल्यूशन निकालने की मेन बात है, मेन तो आर्टिकल पढ़ने का यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि एक बेटर कर दो यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट के दो पिछले दशकों की अगर मैं बात करूं तो हमास जो है ना, ऐसा मतलब एक न्यूज आती रही है कि हमास जो है ना वो इसराइल के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं बार 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 बार, मतलब उधर प्रवोक करना। पहले 2008 में, 2009, 2012, 14, 21, अब 2023 में तो फुल टेररिस्ट अटैक हुआ। तो पार्टनरशिप बढ़ाना, कॉमर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ाना, टनल्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे वो, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं वो, वहां पर अपने रीजन में अंडरग्राउंड टनल्स बनाना शुरू कर रहे हैं, और वहां पे वो रॉकेट्स वेपन्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वहां के रिसोर्सेज है ना, उनको वॉर की तरफ यूज किया जा रहा है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज भी यहाँ पर परेशान में, क्योंकि जो भी मदद वहां पे भेजी जा रही है वो हमास पहले ही कंट्रोल कर देते हैं। जो भी मदद वो इसराइल की तरफ भेज रहे हैं, हमास ने पहले ही उनको कंट्रोल कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो अटैक हो रहा है वहां की पॉपुलेशन के ऊपर, इसराइल भी अब यहाँ पे चाह रहा है कि हमें भी अपना वापस से वो स्टेटस चाहिए। तो ये जो एक इसराइल अब एक्सेप्ट करे हमास को और सब कुछ मैनेज हो जाए, ये तो मुझे लग रहा है चैप्टर ही क्लोज हो चुका है इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से है, ये सब चीजें भी हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है, अगर हम क्या कर रहे हैं अभी अभी हम इंडिया में ये बोल रहे हैं कि यूएसए जो है वो रेस्क्यू पे नहीं आता, जब भी जरूरत होती है यूएसए कभी रेस्क्यू नहीं आता। राइट, तो इस तरीके से चीजें भी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये मेन एक स्टोरी बन रही है इधर, इस स्टोरी को आप लोग जरा दिमाग में रखिएगा। एक बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर ये बात आई है, और इंडिया की सेकंड स्टेटमेंट इस पे रिलीज हुई थी बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर, तो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया है। और यही बोला इंडिया ने, इंडिया ये नहीं कह रहा कि फलस्तीन के साथ नहीं है, वो कह रहे हैं कि फलस्तीन को एक वायबल स्टेट बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, सॉवरेन बनाओ। ठीक है, करो वो चीज, इंडिया उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि हम फलस्तीन के कुछ अगेंस्ट चले गए हैं, नहीं, मैंने बार बार बोला है कि हम इसराइल के सपोर्ट में हैं, लेकिन हाँ हम इसराइल के साथ हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम फलस्तीन के अगेंस्ट। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे। वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट इम्पैक्ट आईएमईसी। आपको याद है अभी G20 के समिट जो कंप्लीट हुआ है उसमें एक बात प्रपोज की गई थी, मैंने बताया भी था क्लास में। इंडिया और मिडल ईस्ट का यूरोप, इंडिया से होता हुआ मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जिसको सी पैक के नाम से जानते हैं। सी पैक का जो निशाना है वो चाइना से होते हुए पाकिस्तान, चाइना का काशगार से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में इसको समझाया है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि वो हमारे पीओके से होता हुआ जा रहा है। तो काशगर से ग्वादर होते हुए ये जो रास्ता था ये सीपैक कहलाता है। इसी तर्ज पे
इंडिया ने भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है ताकि हम लोग यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, एशिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट किया जा सके। तो जो अभी यहाँ पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया, मतलब इंडिया नहीं, इसराइल और पैलेस्टीन का, क्या ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमारे इस प्रोजेक्ट पे दरार डाल सकता है? तो उसी को समझेंगे इस आर्टिकल में। पहले ये समझे कि IMEC जो है हमारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, ये G20 समिट 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया तो सपोर्ट कर ही रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन जो इसके पार्ट नहीं है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, वो भी साइन करके गए बिकॉज वो G20 के पार्ट है। UAE और सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो अरब कंट्रीज के पार्ट है, मिडिल ईस्ट के पार्ट है, तो हम सब ने यहाँ पर साइन करा है। तो ये पूरा कनेक्ट किया जाएगा, जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका ऑल्टरनेटिव हम लोग भी यहाँ तैयार कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज की मदद से, इंडिया और यूरोप तक जाने का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक एक कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। इंडिया यहाँ पर पूरा एक रोल प्ले करेगा पूरा मैनेज करने के लिए। अभी जो इसराइल और फलस्तीन का क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से 100% इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ेगी, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाइना रशिया जैसे जो पावर्स हैं वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि इस क्राइसिस की वजह से हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो अभी मीटिंग्स हुई थी G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी यहाँ पर, जिसमें सारी G20 की कंट्रीज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK, USA, यूरोपियन यूनियन, जिसमें 20 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज है और एक पूरा यूरोपियन यूनियन है। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है G20 के मेंबर कंट्रीज के ऑप्शन 2020 के सिविल सर्विसेज के पेपर में, ठीक है, उसमें टर्की ऑप्शन में था और बाकी किसी एक स्टेटमेंट में टर्की ऑप्शन में नहीं था, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन। तो ये सारी कंट्रीज की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, और जितने भी वहाँ के गवर्नर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक हमारा RBI, तो RBI के जो गवर्नर है दैट इज शक्तिकांत दास, तो इन सबकी मीटिंग्स हुई है जहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस पूरे को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पर फिर एक पूरे के लिए टैक्स पर्पस के लिए एक अलग से एक फंड बनाया है जिसका नाम है क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें ये टैक्सेस के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर ये क्या करने वाले हैं, एक फंड तैयार कर रहे हैं। क्रिप्टो असेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, टैक्स के रेसिडेंसी, टैक्स के आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पर लेकर के आएगा, और ये सब कंट्रीज का अलग से एक फंड होगा। जैसे ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, पता है ना आप लोगों को, जैसे ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, NDB फुल फॉर्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे ब्रिक्स का बैंक है। एशिया की कंट्रीज का अपना बैंक है ADB, AIIB अपने बैंक है ना, ये अलग से ये सब बैंक है। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स है इसके। AIIB चाइना ने काउंटर करने के लिए 2016 में बनाया था, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का रोल कम हो रहा था, इसलिए AIIB बना दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आप कभी भी जब बैंक्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीन बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये पांचों आपको पढ़ के ही जानी है। इन पांचों को पढ़े बिना मत जाइएगा, क्योंकि फायदा नहीं होगा फिर आपके पढ़ने का, क्योंकि सवाल इन पांचों से बहुत आते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स का NGB, ADB और AIIB। जब आप वर्ल्ड के बैंक्स को पढ़ोगे तो ये बैंक्स को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करना मत भूलना। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर AI की मदद से बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर और कंट्रीज की भी मदद चाहिए। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इंडिया में अभी फ्लरिश नहीं करी है। अभी हमारा सेमीकंडक्टर्स जितनी भी ये सारी चीजें, चिप है, सेमीकंडक्टर है, ये सब कुछ अभी हमारा साउथ कोरिया, जापान, इन सब कंट्रीज से आता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि AI यहाँ पर हमें हेल्प करेगा कि हम लोग इस चीज को डेवलप कर सकें, एक ऐसा $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी को प्रिपेयर कर रहा है। इस तरीके से ये पूरे मॉडल को तैयार करने के लिए AI की हेल्प ली जाएगी। सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडिया अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा है, कोशिश तो है, साउथ इंडिया में काफी सेटअप बना दिए गए हैं, प्लांट्स लगा दिए गए हैं, इंडस्ट्री सेटअप करा दी गई है, बट स्टिल डिमांड को मीट अप करना मुश्किल है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है।
तो इस एआई सेटअप के लिए यहाँ पर रोबोटिक्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे फ्यूचर में। रोबोटिक्स भी यहाँ पर अच्छा रोल प्ले करेंगे। आजकल तो स्कूल्स में भी रोबोटिक्स को इंक्लूड करवाने की बात चल रही है, और समर कैंप्स वगैरह जो होते हैं ना, वहां पे बोला भी गया है कि हम रोबोटिक्स को बच्चों को पढ़ाएंगे। जिस उस बच्चों को साइंस में और इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहेगा, वो यहाँ पे रोबोटिक्स की क्लासेस ले सकते हैं, ताकि हम लोग इंडिया का फ्यूचर रोबोटिक्स में अच्छा कर सके और जॉब जो है वो लूज करने से बचा सके। लेकिन कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर रोबोटिक्स आ जाएंगी तो लोगों की जॉब पे खतरा भी तो हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि इन सब चीजों से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसके अलग अलग प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप रोबोटिक्स और इन सब चीजों में बढ़ाने की बात की जा रही है। इंडिया ने इसी के लिए एक नेशनल रोबोटिक्स मिशन को लॉन्च किया है, जो कि रोबोटिक्स हब बना के तैयार करके देगा। और इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार की गई है 13 अक्टूबर 2023 को, जिसमें हमारे जो है स्किल डेवलपमेंट और आईटी मिनिस्टर जो है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने यहाँ पर पूरा नेशनल रोबोटिक्स मिशन के ऊपर बात कही है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक ये मिशन है, याद रखिएगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, आप इतना ही याद रखेंगे कि ऐसा है। बस अभी एआई की हेल्प ली जा रही है, इतना याद रखना है। इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है। आपने सुन लिया, आपने मैं 10-15 मिनट मुझे दे दिया, उतना बहुत है आपके लिए। यहाँ पे इसको सुन लिया, आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें अभी कोई फिलहाल ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। अगला आता है कि न्यू ई कॉमर्स साइट, जो कि यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस बना रही है। अब जितनी भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर ये बनाती हैं, चाहे वो कुकर्स हैं, फैन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, 5 स्टार की रेटिंग जितनी भी जिसको भी दी जाती है, उन सब के लिए यहाँ पर अब इनकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए एनर्जी एफिशिएंट चीजों को बनाने की बात की जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। क्योंकि क्या है ना, आप लोग भी जानते हो कि हम लोगों ने 2015 में पेरिस अग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें ये बोला था कि कार्बन एमिशंस को हम लोग रिड्यूस करेंगे। इंडिया मेजर एमिशन करने में टॉप में, मतलब टॉप मोस्ट 3 में आते हैं हम लोग। यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो टॉप में आती हैं कार्बन एमिशंस के मामले में, ड्यू टू देयर पॉपुलेशन एंड देयर रिसर्च। अब बात यह है कि अगर हम एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पे चीजों को इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स पे, तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। हमें यहाँ पर लैंप्स हो गए, हमारे यहाँ पर माइक्रोवेव अवन हो गए, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये अगर हम एनर्जी एफिशिएंट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये सारी चीजें, कमिटमेंट्स हमारी पूरी होंगी। जो हमारी एनर्जी की 1.5 डिग्री सेल्सियस है, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना है, वो कमिटमेंट्स भी हमारी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो उसी के लिए स्टेप को लिया गया। आप रीड कर सकते हो, वैसे वही है। आपको पता है कि स्टार रेटिंग दी जाती है, जितना ज्यादा उसकी स्टार रेटिंग होगी उतना ज्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट होगा। 5 स्टार है उतना ज्यादा ही एनर्जी एफिशिएंट होगा। ये यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि यहाँ पर कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज को बताती है कि ये 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है। अगर जितने ज्यादा स्टार होंगे उतने ज्यादा यहाँ पर वो उसका जो मॉडल है, उसका जो साइज है, वो और उतना अच्छा होगा, और वो उतना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम, मतलब रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एनर्जी एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 2009 में बनाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे देखती है एनटीपीसी के साथ मिलकर के, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, गवर्नमेंट के साथ हेल्प करके सब्सिडी देती है लोगों को। और बीआईएस जो है हमारी, सॉरी बीई है जो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो भी यहाँ पर ऐसे सारी रेटिंग्स को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये सारी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत पूरा काम देखते हुए पूरा एफिशिएंट यूज को दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ी न्यूज थी कि हमारे जो है इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए। आप सभी लोग जानते हैं, ये न्यूज में चल रही थी पूरी बात, है ना। तो इस तरीके से क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, अब इस पूरे आर्टिकल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी आर्टिकल नंबर 324 में लिखी गई है। असल में इलेक्शन कमीशन जो है वो कब बनाई गई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। पहले इसके चेयरमैन बने थे सुकुमार से, जिनके कहने पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक आईआरएस ऑफिसर। तो अब यहाँ पर ये पूरी एक स्टोरी है कि भाई ये, मैं स्टेटमेंट वाइज आपको पढ़ा के बता रही हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोवर्सी, बहुत न्यूज में चल रही है। तो अगर आप जो भी अपने अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, उस एग्जाम में देयर इज अ हाई चांस कि इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत न्यूज है। मैंने हर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है इस पूरे को, क्योंकि ये न्यूज में बहुत है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट, इलेक्शन कमिश्नर और जो दो और कमिश्नर्स होते हैं, तीन होते हैं ना टोटल, मल्टी मेंबर बॉडी है। 1990 में इस चीज को स्टार्ट किया गया था, पहले तो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, साथ में एक कमेटी बैठेगी, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है, कमेटी बैठेगी और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट का काम है साइन करना। अब उस कमेटी में कौन होगा, यहाँ पे डिबेट चल रही थी। इस कमेटी में किसको इंक्लूड करें, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, बिल्कुल सही बात। इसके अंदर ये बोला गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चलो ये भी ठीक है। लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, ये भी ठीक है, ठीक है। एंड साथ में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये हटाने की बात की गई। कैबिनेट मिनिस्टर की जगह सीजेआई होंगे। लेकिन ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अब डिफरेंस समझना, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि ऐसे करो, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर ले आओ। ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। गवर्नमेंट कह रही है कि सीजेआई को हटा के यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अभी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आया है, मैं तो ये बता रही हूँ कि ये अटकलें और ये बातें चल रही हैं, आया नहीं है अभी सॉल्यूशन, ये बात भी दिमाग में रखना, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये अभी इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लोग शामिल करो, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बाकी सब ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर रखो और सीजीआई को रिप्लेस करो। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ यहाँ से, आप इसको तसल्ली से पढ़ो और इसको लिखो, ये बेहद 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 जरूरी है, मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में मिस्टेक थी। फिर आता है मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। मैंने वैसे तो बहुत बार अपनी वीकली वाली करंट अफेयर्स और डेली वाली करंट अफेयर्स में समझाया है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ दोबारा से। ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत पुराना टीपू सुल्तान हैदर अली से चलता हुआ विवाद है, और जिसमें मेन ये दो आती हैं, क्योंकि मेन कावेरी रिवर यहीं से फ्लो होती आती है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत रिवर का पानी केरल और पुडुचेरी जिसकी ट्रिब्यूटरीज है उसका पानी यहाँ भी आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। कावेरी नदी फ्लो होते हुए आती है, ये कर्नाटका से निकलती है, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से, कर्नाटका के कूर्ग के तलाकावेरी से निकलते हुए तमिलनाडु में बहते हुए आती है, बीच में इसको पुडुचेरी और केरला से भी नदियां मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कावेरी डिस्प्यूट में फिर से प्रॉब्लम आ गई है डैम्स के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाली, सुप्रीम कोर्ट ने आप बोल दिया कि हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि यार अभी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दे दिया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ऑलरेडी यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम 2018 में आ चुकी है, तीनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ऐसी बहुत सारी नदियों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, बट अभी फिलहाल आपको ये वाली डिस्प्यूट जो है वो याद में रखना है, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैंने कई बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, सारी करेक्ट है। आज का क्वेश्चन है पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया है, सीजीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखना है। शुरुआत में लिखना मत शुरू कर देना, सीधा वो लिखना पहले तो। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950। The main function of election commission is to conduct independent and free and fair elections of, लिखो, president, vice president, लोक सभा, एमएलए, इन सबके इलेक्शन कराती है। It is not concerned with the elections of पंचायत और municipality। फिर लिखो, but nowadays there is a dispute of the appointment process of chief election commissioners and the two other election commissioners। वो आपको अपना अब इसके बाद एक्सप्लेन करना है। शुरुआत में तो आप पहले इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा समझाने वाले, ठीक है। समझ गए सभी लोग इस छोटे से आर्टिकल को। ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये सारी की सारी बातें आपके एग्जाम में बहुत बहुत काम आने वाली हैं। ये सब पूछे जाती हैं चीजें, इन सबको याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, मैं बता रही हूँ बहुत फायदा होगा। और जितनी जल्दी याद करोगे उतनी जल्दी आपको इसमें फायदा मिलता जाएगा, ठीक है। आप वेट मत करिएगा कि एग्जाम लेट है तो मैं ये करूंगा, नहीं, एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू करनी है। एग्जाम की तैयारी चाहे आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो, चाहे आपका एग्जाम 1 साल बाद हो,
आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि आज जितनी जल्दी ये तैयारी शुरू करोगे उतना जल्दी आपको लर्न हो जाएंगी चीजें, क्योंकि लर्न करना बहुत मुश्किल है चीजों को, बहुत इजी नहीं है कि आपने पढ़ा और लर्न हो गया, नहीं, इट विल टेक मोर टाइम। ओके, तो इसको अपने आप कंप्लीट कीजिए, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।